नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, बालों का झड़ना जो है वो आज के समय में बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉमन हो चुका है। जैसे ही बच्चे जो है वो 15-16 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक समस्या जो है वो होने लगती है, यानी कि बाल झड़ने का समस्या जो है वो जब बच्चा 15 से 16 साल क्रॉस करता है उसके बाद जो है वो देखने को मिलता है। और 18, 19, 20, 21 साल तक जो है वो बहुत सारे बच्चों का जो है वो काफी जो है वो बाल झड़ गया रहता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बाल आखिर झड़ता कैसे है, यानी कि गंजापन जो है वो आता कैसे है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि विश्व में सबसे बढ़िया जो है वो इलाज कहाँ पे है, यानी कि बाल ट्रांसप्लांट करने का सबसे अच्छा इलाज जो है वो कौन से देश में होता है। इसके साथ में हम आपको जानकारी देंगे कि बाल ट्रांसप्लांट करने का जो है वो कितना प्रकार होता है, यानी कि बाल ट्रांसप्लांट कराने का 2 प्रकार होते हैं। वो दोनों प्रकार जो है वो हम आपको बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि बाल अगर आप ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं तो क्या वो बाल ट्रांसप्लांट जो है वो हमेशा के लिए आपके सिर पे रहेगा क्या। तो इन सारे विषय पे जो है वो हम चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो तुर्की का बात करते हैं। तुर्की देश में जो है वो 2010 से 2021 के बीच में जो है वो 240% जो है वो बाल ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों की जो है वो संख्या बढ़ी है। यानी कि तुर्की जो है वो एक तरह से बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। वहां पे लोग जो है वो जाते हैं और जिन लोगों का बाल झड़ चुका होता है वो तुर्की में जा करके अपना बाल जो है वो ट्रांसप्लांट करवाते हैं। देखिए, तुर्की के कुछ कर्मचारी ने तुर्की एयरलाइंस का नाम बदल करके जो है वो तुर्की एयरलाइंस रख दिया है। यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो विदेशों से तुर्की में जाते हैं अपना बाल ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इस कारण से जो है वो तुर्की एयरलाइंस का नाम बदल करके वहां के कर्मचारी लोग जो है वो तुर्की एयरलाइंस कहते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो है वो लगभग 240% हेयर ट्रांसप्लांट मरीज का जो है वहां पे तादाद बढ़े हैं। बहुत सारे लोग जो है वहां पे जा करके अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बाल झड़ना शुरू हो चुका है तो प्रत्येक दिन वो लगभग 50 से लेकर के 100 बाल जो है वो खोते हैं। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे उनका बाल का ग्रोथ जो है वो धीमा होने लगता है। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे जो होते हैं, उनका बाल का ग्रोथ जो है वो बहुत ही तेजी से होता है। आपने यह नोटिस किया होगा कि बच्चे लोग का बाल कटिंग होता है और उसके तुरंत बाद जो है वो बाल बड़ा हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति 25-30 के करीब पहुंच जाता है उसका आप देखिए है कि बाल का ग्रोथ जो है वो जल्दी नहीं होता है। बाल का ग्रोथ जो है वो धीमा होने लगता है जैसे ही जो है वो 20, 22, 23 का उम्र लोग पार करने लगते हैं तब। यानी कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो बाल का ग्रोथ जो है वो धीमा होने लगता है। देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमारा बाल जो है वो झड़ता कैसे, यानी कि टूट कर कोई जो है वो गिरने कैसे लगता है। आमतौर पे अगर आपका बाल टूट जाता है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन बाल जो है अगर जड़ से ही जो है वो समाप्त तो हो चुका है तो आपका बाल जो है वो दोबारा आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपके सर के नीचे जो है वो एक ग्रंथि होती है, यानी कि एक ग्लैंड होती है और उस ग्लैंड का नाम है सीबेशियस ग्लैंड, यानी कि सीबम ग्रंथि जो है वो हमारे सर के नीचे होता है। और यह सीबम ग्रंथि क्या करती है कि वो तेल की उत्पादन करती है, जिससे हमारा बाल जो है वो चमकदार लगता है दिखने में। और यह जो तेल होती है वो नेचुरल तेल होती है, यानी कि यह ग्रंथि जो है वो नेचुरली तरीके से जो है वो तेल की उत्पादन करती है। इससे जो है बाल जो है वो मजबूत और जानदार देखने में लगता है। और इसके बाद जैसे ही सेबियस ग्लैंड जो है वो ऑयल प्रोडक्शन करना बंद कर देता है, उसके बाद से हमारा जो है वो बाल झड़ना शुरू कर देता है। यानी कि मेन काम इस ग्लैंड का है कि तेल की उत्पत्ति करना और हमारे बाल को जो है वो मजबूती प्रदान करना है। लेकिन कुछ समय के बाद यह ग्रंथि तेल प्रोडक्शन करना बंद कर दे, उसके बाद जो है हमारा बाल बेजान होने लगता है और झड़ने लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों का ही जो है वो बाल झड़ता है, महिला का भी जो है वो बाल झड़ता है। लेकिन जो पुरुष का बाल झड़ता है वो एम शेप में झड़ता है, यानी कि ऐसे 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 एम शेप में जो है वो पुरुष का बाल झड़ता है। लेकिन महिला में जो है वो एम शेप में बाल नहीं झड़ता है। महिला का बाल जो झड़ता है वो ऐसे झड़ता है, यानी कि जो बीच का खोपड़ी होता है
वहां से बाल झड़ता है या फिर साइड साइड से जो है वो बाल झड़ता है। लेकिन पुरुष में क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो एम शेप में बाल झड़ता है और उसके बाद जो है वो खोपड़ी पर का भी बाल झड़ने लगता है। अब हम यह जान लेते हैं कि जब बाल झड़ना शुरू हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि प्रारंभिक उपचार में क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है वो औषधीय उपचार करते हैं या फिर घरेलू उपचार करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो प्याज को घसते हैं, लहसुन को जो है वो घसते हैं और जितने भी औषधीय चीज या फिर घरेलू चीज होते हैं वो बाल में लगाने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो एलोवेरा का भी इस्तेमाल करते हैं। जब इन सारी चीजों से सही नहीं होता है तो उसके बाद जो है वो सेकेंड स्टेप में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सेकेंड स्टेप में मेडिसिन लेते हैं और आमतौर पर लोग जो है वो फाइनास्ट्राइड लेते हैं। यह फाइनास्ट्राइड जो है वो क्या करता है कि बाल के झड़ने का जो है वो इलाज करता है। यानी कि बहुत सारे लोग का जो बाल झड़ रहा है और वो फाइनास्ट्राइड लेते हैं तो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन यदि आप फाइनास्ट्राइड लेना छोड़ देते हैं तो उसके बाद से जो है वो फिर से आपका बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि रेगुलर में फाइनास्ट्राइड लेते हैं तो तब तो ठीक है, यदि आप छोड़ देते हैं वो दवा लेना तो फिर से जो है आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये भी जो है वो कोई ढंग का उपचार नहीं है। पहला तो औषधीय उपचार, औषधीय उपचार में आप एलोवेरा लगाते हैं, प्याज लगाते हैं और बहुत सारी चीजें बाल में लगाते हैं। जब यहाँ से कंट्रोल नहीं होती है हेयर फॉल तो उसके बाद जो है अब वो आप फाइनास्ट्राइड लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, जिससे जो है वो कुछ हद तक बाल झड़ना कंट्रोल में रहती हैं। जब यहाँ से भी आपको अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाती है उसके बाद लोग जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। अब देखिए हेयर ट्रांसप्लांट भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन होते हैं यानी कि FUT, और दूसरा प्रकार जो होते हैं वो है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजन। ये दो प्रकार होते हैं और इन्हीं दो प्रकार में से जो है एक प्रकार को चूज करके जो है आप अपने बाल को ट्रांसप्लांट करवा पाएंगे। अब हम यह समझ लेते हैं कि फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजेशन में फर्क क्या है, हमें कौन सा करवाना चाहिए। यानी कि बाल ट्रांसप्लांट जब हम करवाने जाए तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम बाल ट्रांसप्लांट जो करवा रहे हैं वो फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं या फिर फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजेशन करवा रहे हैं। तो यह दोनों में जो है वो हम कुछ अंतर बता देते हैं कि यह दोनों में जो है वो अंतर क्या है। देखिए जब आप फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाएंगे हॉस्पिटल में तो यह आपके माथे के पीछे से जो है वो स्किन को 1.5 सेंटीमीटर गहरा करके निकालता है। कहने का मतलब ये जो पीछे का हिस्सा है, यहां से हम आपको समझाते हैं, आप पीछे का हिस्सा ले लीजिएगा, इतना दूर से जो है वो एकदम पतला सा जो है वो स्किन 1.5 सेंटीमीटर अंदर से निकालेगा। यहां से हम आपको बताएं लेकिन मोस्टली जो है वो पीछे के हिस्सा से निकाला जाता है, हम यहाँ समझाने के लिए बताया। तो 1.5 सेंटीमीटर जो है वो स्किन ऐसे में जो है वो निकालेगा पीछे के हिसाब से, और उसके बाद उस स्किन पे जितने भी बाल होंगे वो सारा जो है वो निकालेंगे लैब में ले जा करके। और उसके बाद जब वो सारे बाल निकाल लेंगे तो बाल निकालने के बाद जहां जहां आपका बाल ग्राफ्ट करना होगा वहां वहां जो है उस बाल को डाल दिया जाएगा। ये हो गया FUT यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन का मेथड। अब हम जान लेते हैं FUE यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजेशन जब आप करवाने जाएंगे तो उसमें क्या होगा। तो यह जो है वो मोस्टली आप जान रहे होंगे, इस मेथड से जो है वो पीछे से बाल को निकाला जाएगा और जहां जहां खाली रहेगा वहां वहां जो है वो प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा। दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। पहले वाले जो हम बताए हैं FUT यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो स्किन को निकाला जाता है, मींस की मांस सहित जो है वो पीछे से निकाला जाएगा और उसके बाद उसको लैब में ले जा करके बाल निकाल करके लाएगा और जहां जहां खाली रहेगा वहां वहां जो है वो प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा। लेकिन FUE यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजेशन में हम जैसे आपको बताए हैं कि बाल को जो है वो अलग अलग हिस्से से निकाल करके जो है वो प्रत्यारोपण किया जाता है। देखिए FUT यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन में जो है वो आपको दर्द होगा, चिन्ह जो है वो रह जाएगा, क्योंकि जहां से स्किन को निकाला रहेगा वहां पे जो है वो टाँका किया जाता है, सीला जाता है उसको, तो थोड़ा बहुत जो है वो पहचान रह जाएगा पीछे के हिस्सा में। लेकिन यही जो आप FUE यानी कि फॉलिक्यूलर यूनिट एक्साइजेशन करवाते हैं तो इसमें जो है वो कोई भी दाग या धब्बा
या फिर कोई भी निशान नहीं रहेगा। जहाँ पे आपका बाल ज़्यादा होगा वहाँ से निकाल करके जो है वो अलग अलग जगह पे डाल दिया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं दोनों मेथड में से किसी एक मेथड में से, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि लगभग ये 6 महीना से लेकर के 1 साल लग जाते हैं, इसके अंदर अंदर जो है वो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपको कुछ प्रिकॉशन करने होंगे। डॉक्टर जैसे जैसे बताएंगे कि साल भर जो है ये वर्क नहीं करना है, बाल को जो है वो अच्छा से सेफ्टी से रखना है, वो सारे प्रिकॉशन को जो है आपको निभाने होंगे और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है आप पूरे तरीके से रिकवर कर जाइएगा। अब यहाँ पे मेन सवाल ये आता है कि क्या हम अगर बाल को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, इसके बाद क्या गारंटी है कि वो बाल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए सर पे टिकी रहेंगी? तो देखिए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। डाटा के हिसाब से कहा यह जाता है कि यदि आप बाल ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं तो ऐसा पूरे तरीके से गारंटी नहीं है कि वो बाल आपके सर पे हमेशा के लिए बने रहे। डाटा ये कह रहे हैं कि हर 4 साल के बाद जो है वो आपके सर में से 9% बाल जो ट्रांसप्लांट हुई है वो गिर जाएंगे। यानी कि 4 साल के बाद से जो है वो बाल झड़ना फिर से शुरू हो जाए। तो अब आप यहाँ पे फाइनल डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या बाल ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। यह बात जो है, यह राय जो है आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपका विचार जो है वो क्या कह रहा है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह सारी जानकारी जो हम आपको देने का कोशिश किए हैं, गंजेपन के बारे में जो जो जानकारी हम आपको दिए हैं और गंजेपन के इलाज के बारे में बताए हैं, यह सारी जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।